सुबह से लेकर आपको पूरी जो कवरेज है वो दिखा रहे हैं और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर चर्चा के लिए। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक तनुज दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास आती हूं मैं तनुज जी, क्योंकि देखिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों की बात करें तो किस तरीके से इनका विश्लेषण करेंगे, ये जो नतीजे हम सबके सामने आ रहे हैं उनको? देखिए, विश्लेषण में मैं सबसे पहले जम्मू और कश्मीर की अगर बात की जाए तो मुझे 10 साल बाद होने वाले जो चुनाव, इन्हें आखिरी चुनाव जो 2014 का था, देखिए 14 के पहले भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व जम्मू कश्मीर में नहीं देखने को मिला। 14 में भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें मिली थी और आज हम देख रहे हैं कि जो अभी आप स्क्रीन पे भी चल रहा है लगभग 26 सीटें, यानी आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद कश्मीर के लोगों के लिए, आवाम के लिए भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार ने इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर वहां के लोगों के मन में वही भाव है तो ये वाकई में मंथन का विषय रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, उनके नेताओं के लिए भी। वही बात करें तो महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट PDP, निश्चित रूप से वो 10 साल के अंदर 26 सीटों के लॉस में हम देख रहे हैं। लास्ट इलेक्शन 2014 में 28 सीटों के साथ उनकी पार्टी बरकरार थी। तो इसका मतलब बीजेपी को जो लॉस हुआ है कहीं ना कहीं जो महबूबा मुफ्ती की और PDP के साथ जो गठबंधन सरकार थी उसके चलते, क्योंकि लोग देखिए क्षेत्रीय दलों को नापसंद कर रहे हैं। क्षेत्रीय दल PDP है, PDP अगर नापसंद है तो इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को भी उसका भुगतान कश्मीर और जम्मू में करना पड़ा है। क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू डिवीजन के इलेक्शंस का अलग इम्पैक्ट है और कश्मीर वैली के जो इलेक्शंस थे उनका एक अलग इम्पैक्ट है और वो हम देख भी रहे हैं। वहीं जो कुछ अलगाववादी नेता कहलाते हैं जो लोकसभा में भी अपने किस्मत आजमा चुके हैं, ऐसी कई सारी चर्चित सीटें जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिपेंडेंट रूप से, हम उन्हें इंडिपेंडेंट देखते हैं लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं बैंड मुस्लिम समुदाय के द्वारा भी फंडिंग होती है, उनका समर्थन भी मिलता है। ऐसे कई सारे निर्दलीय कैंडिडेट्स भी चुनाव जीते हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है JK नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम अगर बात करें तो उसकी महज 15 सीटें थी पिछले दो इलेक्शन 10 साल पहले 2014 में। वो सीटें जस्ट डबल के आसपास में आज हम देख रहे हैं और ये बहुत बड़ी चीज है कि इतने स्पीडली इतने सारे मुद्दे होने के बाद इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि जो 10 साल चुनाव नहीं हुए उसमें क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय नेता, कई सारे लोगों के पैर जमे और एक अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए उन्हें लंबा अरसा मिला, जिससे कश्मीर की आवाम को काफी फर्क देखा जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि जितना फर्क पूरे हिंदुस्तान को आर्टिकल 370 और 35A का पड़ा है उतना फर्क कश्मीर के लोगों को पड़ा है, ऐसा मुझे देखने को नहीं मिलता इन चुनावों से। वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो अब देखिए जो पिछले 10 सालों में, एक दशक में जो चुनाव की स्थितियां, हम हरियाणा ही क्यों, हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, हम अन्य राज्यों की बात कर लें, हम ये बात करते हैं कि जो फॉर्मूले चलते आए हैं दो तरीके की चीजें, जो एक दशक में लोगों को लगता था कि पार्टी आगे नहीं चलेगी, वो सब मिथ्याएं जो है खत्म हो गई हैं। अब जो काम करेगा जनता उसी को चुनेगी, उसी को पसंद करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं बचा है। वहीं हम बात करते हैं तो जो इनका फ्रेंचाइजी मॉडल सिस्टम है कांग्रेस का, हरियाणा की जनता चाहती भी थी कि वो जिताए, पर वो कैसे जिताती, आप वो मॉडल ही चेंज करने को तैयार नहीं है। फ्रेंचाइजी सिस्टम मॉडल पे अभी भी कांग्रेस वैसी पैटर्न पे काम कर रही है। हरियाणा में उसका भुगतान कांग्रेस कर चुकी है, मतलब कर रही है। तो देखिए ऐसे ही आज 10 साल की सरकार हो गई है और निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार अब बनेगी तो ये सरकार 15 साल की हो जाएगी। 1.5 दशक का समय भारतीय जनता पार्टी को, पहले मनोहर लाल खट्टर के रूप में, अब नायब सिंह सैनी के रूप में और आगे जो भी होंगे, भाजपा को मिला है मौका। तो निश्चित रूप से ये जो मौके हैं, ये जो नतीजे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि कार्य कि दो, देखिए वही भाजपा हरियाणा में, वही भाजपा जम्मू कश्मीर में, और दोनों की शैलियां, सोच, विचार सब कुछ मायने रखते हैं। बिल्कुल, तो ये जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, बिल्कुल ये जो एग्जिट पोल सामने आए हैं ये एग्जैक्ट पोल में भी तब्दील हो पाते हैं या नहीं, इसके लिए अभी फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बिल्कुल सर, और इसी बीच हम राजनीतिक विश्लेषक तनुज दीक्षित जी का रुख करना चाहेंगे। तनुज जी देखिए, तमाम सभी लोगों की बात कर रहे हैं, अगर जितने भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं सभी के मुंह से एक बात तो साफ तौर पर निकल रही है कि देखिए जो बीजेपी है
उसका रास्ता कहीं ना कहीं हरियाणा में तो अब क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो देखिए, जम्मू कश्मीर में अभी फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह से ये ऐलान किया है कि सीएम वो खुद ही बनेंगे और उन्होंने कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लिए बिना ही ये ऐलान कर दिया, तो देखिए इससे क्या संकेत देना चाहते हैं वो कांग्रेस को, और गठबंधन पर इसका क्या कुछ असर देख पा रहे हैं? मनीषा जी, सबसे पहले तो थोड़ा सा करेक्शन, फारूक अब्दुल्ला ने घोषणा करी है कि अपने बेटे ओमर अब्दुल्ला को वो चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। और ये बात ध्यान हो कि सन 2009 में भी जब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब सरकार थी, तब भी ओमर अब्दुल्ला सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में वहां ऑलरेडी रह चुके हैं 2009 से 2015 तक। तो देखिए वही बात है कि ये काफी समय से इतिहास है कि जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत की जो सरकार है, वो 1965 से लगातार चुनाव होते हैं जम्मू कश्मीर के। 1965 से सन 2014 में आखिरी इलेक्शन हुए हैं। इन इतने वर्षों में कभी भी कालिक प्लस पूर्ण बहुमत वाली सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं आ पाई है, जो भी वजह हो क्षेत्रीय। और यही एक बहुत बड़ी बात है कि अब जो कि फिर से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी सरकार स्थापित करेगी, तो वो भी गठबंधित सरकार होगी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में। हालांकि ये गठबंधन भी काफी पुराना है, लेकिन बात यही है कि क्योंकि सबसे ज्यादा मेजॉरिटी, देखिए कांग्रेस का परफॉर्मेंस जम्मू कश्मीर के अंदर कोई काबिल तारीफ नहीं है। अगर 40 से ज्यादा सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल रही हैं, तो वहीं 8 से 10 सीटों पर उनकी लीड चल रही है। तो देखिए सीधी सी बात है कि जिसके पास सीटें ज्यादा होगी, सत्ता में काबिज होने की स्थितियां उसके साथ मजबूत है और वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। रही बात आप इंडिया अलायंस की करते हैं, गठबंधन की करते हैं, तो मुझे बताइए कि हम लोकसभा चुनाव से लगातार अपने चैनल पे, नेटवर्क 10 पे हम चर्चाएं करते आ रहे हैं। कभी भी चुनाव के दरमियान जो इंडिया अलायंस यानी इंडिया अलायंस की जितनी भी बैठकें होती थी आखिरी समय में, जो 35 पार्टियां उस अलायंस में थी, आखिरी जब लोकसभा के चुनाव हुए तो हम यहाँ पे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम जानते हैं कि आखिरी में महज 15 और 16 पार्टियां सम्मिलित होती थी बैठकों में। तो स्थिति ये है कि अलायंस की स्थिति, अच्छा वहीं हम जब बात करते हैं दूसरे प्रदेशों के चुनाव में, तो वो अलायंस अचानक से गायब भी हो जाता है, सब इंडिविजुअल भी हो जाते हैं। तो देखिए अलायंस का मतलब, वो अलायंस को हम लोग अलायंस लेकर के चल रहे हैं, लेकिन दैट अलायंस वाज ओनली फॉर द लोकसभा इलेक्शन व्हिच वाज हेल्ड इन 2024। वो अलायंस शायद उसके साथ में एक नाम मात्र का था और वो वहीं खत्म हो चुका है। अब अलायंस जैसा वर्ड हर प्रदेश में मुझे लगता है कि उतना कारगर साबित नहीं होता दिख रहा है। एक बात अलग है कि पार्टियों की विचारधारा एक होने से जो पार्टी अपनी, देखिए सभी को सत्ता हासिल करनी है, चुनाव इसीलिए हो रहे हैं, सभी लालच अपनी सीटों का करते हैं। इस चर्चा में आप सभी हमारे साथ शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और अपनी अपनी बात आप सभी ने रखी, बहुत बहुत शुक्रिया।